मैं हूं दीपक कुमार। झारखंड में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जरूरी सुविधाओं को छोड़कर, जरूरी सामान जहां बिकते हैं उन दुकानों को छोड़कर बाकी सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। किसी भी जगह 5 या उससे अधिक लोगों के जमा होने पर भी प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थल खुले तो रहेंगे, लेकिन वहां बाहर से श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। हाई लेवल मीटिंग के बाद सीएम ने इसकी घोषणा की है। पूरी रिपोर्ट देखिए। बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए बड़ा फैसला। 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह प्रभावी। जीवन और जीविका दोनों को बचाने का प्रयास। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर बैठक कर बड़ा फैसला लिया है। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक झारखंड में लॉकडाउन रहेगा। सीएम ने राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर यह फैसला लिया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को लेकर कुछ छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की। इस संक्रमण का चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है। हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हम कोविड-19 के चेन को ब्रेक करने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को जन भागीदारी से ही रोका जा सकेगा। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि अति आवश्यक कार्य को छोड़कर अपने घर से बाहर न निकलें। सरकार द्वारा निर्देश का पालन बिल्कुल आप सभी लोगों के सहयोग से ही सफल हो सकता है। इसलिए इस संक्रमण में सभी लोगों की भूमिका सुनिश्चित हो, यह हमारी सोच है और इसी संदर्भ में यह निर्णय सरकार ने लिया है। कोरोना महामारी के चेन को तोड़कर उस पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 22 से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान कुछ छूट दी गई है, जैसे आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कृषि, औद्योगिक, निर्माण और खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह कहीं भी एकत्रित होना वर्जित रहेगा। सीएम ने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए इसकी चेन को तोड़ना आवश्यक बताया। झारखंड एक गरीब राज्य है और सरकार की शुरू से प्राथमिकता रही है कि जीवन और जीविका दोनों को बचाया जाए। इसे ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। और मेरा आपसे अनुरोध है, पूरे राज्यवासियों से, इस महामारी को हम अपने राज्य से दूर भगाएंगे, अपने आस पड़ोस से दूर भगाएंगे। इसके लिए हमें निर्देशों का पालन कड़ाई से करना होगा, खुद भी करना होगा और औरों को भी प्रेरित करना होगा। लॉकडाउन को लेकर पिछले दिनों झारखंड सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें लॉकडाउन को लेकर सुझाव आए थे। कोरोना का प्रकोप जिस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे में
इससे पहले भी प्राथमिक स्तर पर सरकार ने कई निर्णय लिए थे। एक बार फिर जनहित में सरकार ने निर्णय लिया है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के वार से बचने की जरूरत है और उसके लिए जन भागीदारी, जागरूकता और सतर्कता जरूरी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राजेश कुमार के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि सरकार ने पहले जिन पाबंदियों की घोषणा की थी वो पर्याप्त नहीं दिख रहे थे। ऐसे में सरकार को ये कठिन कदम उठाना पड़ा। जी हां, सरकार के सहयोगी भी लॉकडाउन के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि आजीविका भी जरूरी है। लेकिन अब हालात इतने बिगड़ गए थे कि आजीविका से पहले जीवन बचाने की चिंता करनी जरूरी थी और ऐसे में सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया। 22 तारीख से 29 तारीख तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद करने का फैसला लिया गया है। इस मामले पर हम प्रशासनिक अधिकारियों से रूबरू होंगे। हमारे साथ फिलहाल दो मेहमान जुड़े हुए हैं, उन दोनों से आपका परिचय करा दे। हमारे साथ देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री जी जुड़े हुए हैं और साथ ही धनबाद एसएसपी असीम विक्रांत मिंज जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बारी बारी से हम आपसे बात करेंगे, हालात समझने की कोशिश करेंगे, क्या चुनौतियां और क्या आम लोगों की भूमिका होनी चाहिए इस समय में, इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले देवघर का रुख करते हैं। मंजुनाथ जी, आपके पास आते हैं। हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि आप अपनी क्षमता से, जो मानवीय क्षमता है, उससे बढ़कर लोगों को सुविधा मुहैया कराने में, लोगों को इस संक्रमण से सुरक्षित रखने में प्रयासरत हैं। लेकिन एक मानव के तौर पर, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर क्या दिखता है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक मानव के तौर पर मौजूदा समय में जो स्थिति बनी हुई है, स्वास्थ्य सेवाओं के जो संसाधनों का अभाव है, उसकी वजह से जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्या महसूस कर रहे हैं आप सर फिलहाल आजकल? बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन इस कोरोना संक्रमण ने बहुत ही चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस हमारे सामने रखी है और स्वास्थ्य सेवा के लिए, खासकर कोविड जो बहुत तेजी से जो फैलती है जी, तो इसके लिए हम लोगों को बहुत ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ सदर अस्पताल में, जो ओल्ड सदर अस्पताल में 30 बेड के हम लोगों ने ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड रखा है और हम लोग ऑलरेडी एक दूसरे भी प्लानिंग किए हैं, जो आज हम लोगों ने ऑर्डर भी इश्यू किया है जी, कि जहां मां ललिता हॉस्पिटल में जो कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में रहेगा, एक फ्लोर में जिसमें 50 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और 10 आईसीयू बेड और 7 प्राइवेट रूम्स के, तो ये हम लोगों ने इसका भी तैयारी किए हैं। और एक जगह पे बसवाडी है, वहां पे भी 30 बेडेड ऑक्सीजन सपोर्ट का हम लोगों ने किया है और प्राइवेट सेक्टर से भी हम लोगों ने बात करके अभी ऑलरेडी एक त्रिदेव हॉस्पिटल है जी, त्रिदेव हॉस्पिटल जिन्होंने 25 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड शुरुआत की है और साथ ही साथ हम लोगों ने एक जितने भी होम आइसोलेशन में है उन सबको सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर्स और होम आइसोलेटेड पेशेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि उनको किसी तरह का मेडिकल सुविधाओं की जरूरत पड़ता है तो हम दे पाए। और सारे इक्विपमेंट्स भी हम लोग ले रहे हैं, लेकिन बहुत कम समय में हमको बहुत सारे चीज करना है, तो संपूर्ण प्रशासन मिलके दिन रात इसमें काम कर रहे हैं जी। मंजुनाथ जी, ऐसे में ये भी समझना चाहेंगे, सरकार ने 22 से 29 तक जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़ सब कुछ बंद करने का फैसला लिया है, ये कितना मददगार साबित होगा, कितना हेल्पफुल होगा ये फैसला? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जरूरी थी, क्योंकि ये चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि जो हॉस्पिटल और हेल्थ सिस्टम के ऊपर इतना जो लोड बनी है उसको आने वाले समय में कम तभी होगा जब हम लोग ये चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ बाबा मंदिर का भी श्रद्धालुओं के लिए हम लोगों ने 22 से बंद कर दे रहे हैं और सिर्फ जो पारंपरिक जो सुबह एक सरकारी पूजा जो होती है और शाम को श्रृंगार पूजा सिर्फ वही रहेगा और उसमें भी आम जनता की प्रवेश नहीं होगी। तो इससे भी यहाँ आने वाली क्राउडिंग जो होती है, भीड़ अनावश्यक भीड़, वो नहीं होगा। और मास्क का भी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन, एनफोर्समेंट सब जगह करवा रहे हैं और ये स्वास्थ्य सुरक्षा जो सप्ताह है ये जरूरी है
और हम सभी लोगों को अब सीरियसनेस अब लेना है इसको, कोरोना को इतना लाइटली जो पहले से ले रहे थे उसी के वजह से इसका परिणाम है कि हम लोगों को इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अब इसको उस चेन ऑफ इन्फेक्शन को तोड़ना है। जी थोड़ा और समय चाहेंगे मंजुनाथ जी आपका। हम समझ रहे हैं आपका समय बहुत कीमती है, कई चीज़ों पर आपको नज़र रखनी है, कई फैसले लेने हैं, लोगों को सुविधा मुहैया कराना है। थोड़ा सा और समय चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। एक बार धनबाद का जरा हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ एसएसपी असीम विक्रांत मिंज हैं। असीम जी, ये भी हम समझ रहे हैं कि न सिर्फ आप बल्कि आपकी पूरी टीम जो पुलिस फोर्स है ग्राउंड पर उन्हें काम करना पड़ता है। हर एक पुलिसकर्मी किसी न किसी व्यक्ति के संपर्क में किसी न किसी समय जरूर रहता है। ऐसे में खुद को सुरक्षित रखना और सामने वाले को भी सुरक्षित रखना, ये दोहरी जिम्मेदारी हमारे पुलिसकर्मियों पर है। किस तरह से इस मुश्किल समय में इन दोहरी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा रहा है? देखिए, अभी जो स्थिति है डेफिनेटली बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, जिसको कि हम सभी जानते हैं, वाकिफ़ हैं इससे। और पुलिस वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में जो अभी की स्थिति है उसमें वो भी एक्सपोज होते हैं कोरोना वायरस के खतरे से। और संयोग से फिलहाल धनबाद की जो स्थिति है उसमें हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को संभाला है। पुलिस वालों के अभी तक किसी भी पुलिस वाले के कोविड संक्रमण की सूचना हमारे यहाँ नहीं है फिलहाल अभी तक। लेकिन एक चीज़ है कि उसको लेकर के लगातार एक प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोगों को फॉलो करना पड़ रहा है। जो भी हम लोग कर रहे हैं वर्तमान में, उसमें जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो एक, जैसे जितने थाने हैं, जितने पुलिस के कार्यालय हैं, पुलिस लाइन है, बैरक्स हैं, उनको हम लोग लगातार सैनिटाइज कर रहे हैं। सैनिटाइज करने के लिए जो मशीनें हम लोगों ने क्रय की हैं तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार। राउंड द क्लॉक हमारी टीम अलग अलग थानों में जा करके उसको बारी बारी से सैनिटाइज करती है। दूसरा एक तरीका हम लोगों ने अपनाया है कि थाने में जितने भी थाने हैं, हर एक थाने में सुबह में एक फॉलिन होता है, एक पदाधिकारी उसके लिए नियुक्त किया गया है, जो कि सुबह सभी पदाधिकारियों का, जितने पुलिसकर्मी हैं, सबको फॉलिन कराने के बाद सबसे उनकी तबीयत के बारे में पूछी जाता है। और उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा भी कोई डाउट हो, कोई अगर फीवर हो या किसी तरह के लक्षण प्रकट हों, तो उसको हम लोग आइसोलेट कर देंगे और उसके बाद उनको अगर आवश्यकता पड़ेगी तो कोविड जांच और बाकी इलाज के लिए उसको भेजा जाएगा। तो इस तरीके से डेली स्क्रीनिंग से हम लोग उस तरह से जो कोविड संक्रमण है उसको फैलने से रोक सकते हैं। साथ ही साथ जो हम लोग जो डेली के हमारे जो अपने कार्य हैं उसमें भी खुद पुलिस वालों को मास्क का प्रयोग और बाकी जो सावधानियां हैं उसको करना, लगातार उसको स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करना, हम लोग सारे लोगों को लगातार ब्रीफ करते रहते हैं। तो इन तरीकों से हम लोग अपने लिए अपने बचाव का एक तरीका ढूंढ करके हम लोगों ने निकाला है जी। साथ ही साथ दूसरी तरफ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जी अपनी बात पूरी करें सर जी। अब उसके अलावा जो फिलहाल अभी जो जितने गाइडलाइंस हैं हम लोगों के कोविड को लेकर के, जैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर के लगातार हम लोग अभियान चला रहे हैं। धनबाद पुलिस लगातार इस पे काम कर रही है, साथ ही साथ जिला प्रशासन भी और पुलिस प्रशासन मिलकर के इसमें काम कर रहा है। हम लोगों ने लगातार अभी जितने भी उस तरह से मास्क नहीं पहनने वालों को मास्क अप कैंपेन के तहत लगातार उनको कुछ लोगों को फाइन भी किया है। डेली करीब 10 जगहों पर हम लोग लगाते हैं चेकिंग पॉइंट्स, और वहाँ पर जो भी लोग वाहन चला रहे हैं अगर मास्क नहीं पहनते हैं तो उनको फाइन किया जाता है। साथ ही साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और आगे चल करके जो भी आगे के जो निर्देश होंगे उसको हम लोग आगे उसके हिसाब से नए नए जो भी आदेश होंगे उसका हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। बिल्कुल। असीम जी, आपने अभी एक बिहेवियर का जिक्र किया तो हम ये भी समझना चाहेंगे, बीते 1 साल से आप हालात पर काबू पाने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। ऐसे में सोशल बिहेवियर में कितना चेंज महसूस कर रहा है? पिछले साल हमने खुद से कई ऐसी तस्वीरें दिखाई थी कि पुलिस वाले जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे, उन पर डंडे बरसा रहे थे। तो ऐसी तस्वीरें हमने भी दिखाई थी। क्या अब उस स्थिति में कुछ बदलाव आया है? पुलिस के सामने जो चुनौतियां थी वो कुछ कम हुई है क्योंकि लोग अधिक जागरूक हुए हैं, लोग सतर्क हुए हैं और इस परिस्थिति की गंभीरता को अब बेहतर समझने लगे हैं लोग? डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि पिछले 1 साल में लोगों के बिहेवियर में बहुत चेंज आया है। पुलिस के लेवल में भी, पुलिस के द्वारा भी किए जाने वाले जो एक्शन हैं उसमें भी बहुत सारा चेंज आए हैं। एक आपको एग्जांपल के तौर पर हम बताते हैं कि अभी जैसे कल का जो रामनवमी का त्यौहार है तो उसमें धनबाद शहर में आश्चर्यजनक रूप से जैसे जितने 30 अखाड़े हैं, 30 अखाड़ों ने स्वतः ही ये घोषणा की है कि वो लोग इस बार कोई जुलूस नहीं निकालेंगे। तो इसमें कहीं बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं पड़ी है। लोगों ने स्वतः अपना सहयोग देना शुरू किया है और कोऑपरेट कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं इस बात को कि समस्या की गंभीरता क्या है और उसके हिसाब से हमारा सहयोग भी मिल रहा है और उनका भी सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल जी।
और ऐसे में अब जो लॉकडाउन की घोषणा की गई है, एक तरह से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह हम झारखंड में उसे बोल रहे हैं, तो ये कितना मददगार होगा ताकि प्रशासनिक अमला अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाए और उसका फोकस ज्यादा लोगों पर ना हो, वो अपना काम बेहतर कर सकें? जो कोरोना का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है लोगों का आपस में कांटेक्ट और उसकी वजह से जो संक्रमण होता है। तो जो लॉकडाउन आएगा तो लॉकडाउन से अपने आप जो मूवमेंट्स है लोगों का वो कम होगा, लोग अपने घरों में रहेंगे तो डेफिनेटली उससे फर्क पड़ेगा। और पहले भी पिछले साल लगातार ये काम किया गया था, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के द्वारा कोरोना को कंट्रोल करने में काफ़ी उसका प्रयोग किया गया था। तो अभी जो ये अभी 1 वीक का जो हमारा एक सप्ताह है, तो इसमें लगातार हम लोग उसको फॉलो कराएंगे, लॉकडाउन को सख्ती से फॉलो कराएंगे, लोगों के सहयोग भी मिलेगा। डेफिनेटली हमको विश्वास है पूरा कि इस बार लगातार जैसा हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से धनबाद की जनता विशेष रूप से सामने आई है, तो काफ़ी सहयोग मिलेगा और लोगों को एक दूसरे के सहयोग से हम लोग इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल असीम जी, आपका भी थोड़ा और वक्त चाहेंगे। एक बार फिर हम देवघर का रुख करना चाहेंगे। मंजुनाथ भजंत्री जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बहुमूल्य वक्त हमें दे रहे हैं। इस समय अगर वो कार्य में व्यस्त रहते तो कुछ और बेहतर हो सकता था, लेकिन मंजुनाथ जी, हम समझते हैं ये एक राजनीतिक सवाल हो सकता है, लेकिन लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि उनके जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका है। चूंकि आप जिले के तमाम समितियों के पदेन अध्यक्ष रहते हैं, तो हर तरह की बैठकों में उनकी भूमिका भी रहती है। तो हमारे एमएलए और एमपी कितने एक्टिव हैं इस परिस्थिति में लोगों को मदद करने के लिए? जनप्रतिनिधियों का बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें योगदान हो सकती है और वो लोग एक बहुत बड़ा भूमिका इसमें प्ले कर सकते हैं जी। क्योंकि समाज के बहुत सारे लोग उन्हीं को देख के फॉलो करते हैं जी। तो ये जहाँ पे भी पब्लिक प्लेसेस में है, मैं अनुरोध करता हूँ कि ये लोग मास्क 100% पहने, ताकि ये मास्क ही एक ऐसा चीज है जो विशेषज्ञ लोग कहते हैं कि 80 to 90% जो इन्फेक्शन को रोक सकती है जी। तो अगर हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं पब्लिक प्लेसेस में मास्क के साथ दिखेंगे, तो सभी हमारे समाज के लोग, खासकर देवघर के सभी लोग उनको फॉलो करते हैं। तो हम सभी लोगों के लिए इसका बहुत ही मददगार साबित होगी जी। मंजुनाथ जी, कभी ऐसा लगा कि और फंड रहता तो और बेहतर काम हो सकता था? अभी तत्काल तो फंड से ज्यादा हमको लगता है कि ये सोशल बिहेवियर का प्रॉब्लम है जी। लोगों को जो पहले अचानक जो इन्होंने सोच लिया कि अभी इसका ज्यादा रिस्क नहीं है, तो बिना मास्क के और भीड़ में जो घूमने लगे, जिसकी वजह से वही लगता है परिणाम है। अचानक ये डबल म्यूटेंट स्ट्रेन आके इतना ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया। तो फंड से भी ज्यादा है हमारे बिहेवियर को हम लोगों को अभी रोकना है। और ऑब्वियसली ये तो हेल्थ सिस्टम में अचानक इतना बहुत ज्यादा लोड आने पर कोई भी सिस्टम हो, इसमें चैलेंजेस आएंगे ही। तो जरूर निश्चित रूप से अभी जिला प्रशासन और राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में हम लोग सारा जो भी अन्य सुदृढ़ जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि लोगों को इस इन्फेक्शन चेन को ब्रेक करने के लिए अपना बिहेवियर को बदलना है। अनावश्यक बाहर आना नहीं है। एक सेल्फ लॉकडाउन जो बताया गया है कि घर में रहे और जरूरी चीजों के लिए बाहर आए, और बाहर आते हैं तो मास्क निश्चित रूप से पहने। तो उसी का लेते हुए हम लोगों ने टोटल हमारे डिस्ट्रिक्ट में हर पंचायत में ये अभियान शुरू किया है। 194 पंचायत में हम लोगों ने पंचायत सचिव, जन सेवक, रोजगार सेवक और सिपाही को भी हम लोगों ने संपूर्ण अधिकार दिया है उनको चालान काटने के लिए 50 रुपए का, ताकि सब लोग एटलीस्ट इससे चालान के डर से तो मास्क पहने, ताकि समाज में ये जो एक तरह का क्राइसिस जो आई हुई है वो खत्म हो जाए और हम लोग इन्फेक्शन का चेन को तोड़े। जी मंजुनाथ जी, एक संभावना ये भी रहती है, पॉसिबिलिटी ये है कि लॉकडाउन की वजह से काफी लोग प्रभावित होते हैं, जो हर दिन कमाने खाने वाले हैं उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। तो प्रशासन ऐसे लोगों की मदद करने के लिए कितना तैयार है? निश्चित रूप से कुछ लोगों को डेफिनेटली थोड़ा बहुत समस्या आएंगे। हम लोगों को पेशेंस के साथ काम करना, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरा संवेदनशील है। और जो राज्य सरकार के द्वारा जो निर्देश जो आया है उसमें माइनिंग का क्षेत्र हो गया, उद्योग का क्षेत्र हो गया,
वो सारे चीज खुले रहेंगे तो उनके लिए जो आने जाने वाले जो हमारे मजदूर वर्ग हो गए या जो काम करते हैं या डेली उनका जो डेली लाइफ जो उसी पर निर्भर रहता है, उनके लिए पूरा प्रशासन के लोग जो है उनको संपूर्ण तरीके से सपोर्ट करेंगे, उनको किसी तरह का कोई समस्या नहीं हो उसका हम लोग इंतजाम करेंगे। बिल्कुल, ये जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, धनबाद में इनकी संख्या सबसे अधिक है। ऐसे में असीम जी, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि प्रशासन ऐसे लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए किस तरह के कदम उठाने की तैयारी में है, क्योंकि हम एक लॉकडाउन काफी पहले भुगत चुके हैं। अब एक तरह से बीते कुछ महीनों में हम नॉर्मलसी की ओर जा रहे थे, हमारा कामकाज नॉर्मल हो चुका था। शायद यही एक वजह है कि ये एक बार फिर कोरोना संक्रमण का सामना हमें करना पड़ रहा है। लेकिन अब एक बार फिर जब लॉकडाउन की स्थिति होगी तो किस तरह से उन लोगों को मदद पहुंचाने की तैयारी चल रही है? हम लोगों के द्वारा पुलिस के स्तर पर भी कम्युनिटी किचन का इस्तेमाल उसका चलाया गया था। कम्युनिटी किचन अगर वैसी आवश्यकता पड़ेगी और उस तरह से अगर कोई आदेश आएगा तो डेफिनेटली हम लोग वो भी करेंगे। लेकिन फिलहाल एक चीज़ है कि ये लॉकडाउन थोड़ा सा संक्षिप्त समय का है, करीब 7 दिनों का है, तो डेफिनेटली ये जो फेज है एक फर्स्ट फेज, तो उसमें इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरा ऐसा ख्याल है। मुझे लगता है कि चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप अगर आगे जैसा सिचुएशन आएगा उसके आधार पर आगे निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जैसे आप देखेंगे कि जो गाइडलाइंस आ रहे हैं और अभी हम लोगों को बाकी सारे चीज़ों के बारे में रिटन गाइडलाइंस आना बाकी है, लेकिन जो मैंने अभी देखा है उसके हिसाब से बहुत सारे जो आवश्यक अनिवार्य सेवाएँ हैं और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जैसे खनन वगैरह की है, तो वो सब चीज़ें चालू भी रहेंगी। कुछ तो हो सकता है कि उससे एक बैलेंस्ड अप्रोच हम लोग उसमें अपना सकें और ऐसी कोई दिक्कत ना आए। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे अभी के समय में और लॉकडाउन के समय में लोगों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? असीम जी। सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी लॉकडाउन है इसमें जो भी परेशानियां हैं वास्तव में ये लोगों की भले के लिए है और उससे हम लोग एक बड़ी संकट को उससे निपटने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, जो कि एक थोड़ा समय के लिए हो सकता है जिससे कष्ट जरूर हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके आम जनता के लिए उससे बहुत सारे फायदे ही हैं। तो हमारा एक सभी लोगों से आह्वान होगा कि लोग हम लोगों को लॉकडाउन में सहयोग करें, जो भी निर्देश जाते हैं उसमें उसको फॉलो करें और जितना ज़्यादा आपस में एक दूसरे के आपसी तारतम्य के साथ सामंजस्य के साथ इस चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से इससे हम लोग निपट पाएंगे। जी, मंजूनाथ जी, आप क्या पब्लिक मैसेज देना चाहेंगे? हम लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करें, बाहर जब भी आएंगे इसका मास्क का प्रयोग करें और अनावश्यक भीड़ में न रहे, और जो वैक्सीनेशन जो हो रही है उसको बढ़ चढ़कर आगे आके सभी लोग जल्दी से जल्दी जितना हम लोग वैक्सीनेशन करा पाएंगे तो उससे भी हम लोग इन्फेक्शन चेन तोड़ पाएंगे। और पैनिक होना नहीं है, असिम्प्टोटिक या माइल्ड केस है तो होम आइसोलेशन पे रहे, अगर जरूरी है या ऑक्सीजन लेवल कम होता कोई प्रॉब्लम है तभी अस्पताल में आए, ताकि हॉस्पिटल में लोड भी कम रहे और पैनिक होना नहीं है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है, पैनिक नहीं होना है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजूनाथ भजंत्री जी और असीम विक्रांत मिंज जी अपना बहुमूल्य वक्त हमारे चैनल को देने के लिए, हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और इस बातचीत के लिए एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है सीमित संसाधनों में किस तरह से अधिक लोगों को सहूलियत पहुंचाई जाए, अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित रखा जाए। और ऐसे में सिर्फ प्रशासनिक भूमिका ही काफी नहीं होती है, हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति जवाबदेह हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, सैनिटाइजर या साबुन का नियमित इस्तेमाल करता रहे और घर से तभी निकले जब बहुत जरूरी हो, क्योंकि अब लॉकडाउन प्रभावी होगा तो ऐसे में आप घर से अगर बाहर बेवजह निकलते हैं तो आपको कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने घर में ही रहें और सबसे महत्वपूर्ण है पैनिक ना करें। प्रशासन आपकी मदद के लिए तैयार है, हेल्पलाइन नंबर हर जिले के लिए और राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर भी जारी है, तो अगर बहुत जरूरी है तो आप संपर्क करके सुविधा ले सकते हैं, लेकिन बेवजह पैनिक करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।